यहाँ पे अपन देवनागरी लिपि में आगे बढ़ रहे हैं। अब आज पढ़ेंगे अपन विश्व की जो पूरी लिपियां हैं, विश्व की कई सारी लिपियां हैं, उनका विकास विभिन्न चरणों से हुआ है, अलग अलग चरणों से हुआ है। डायरेक्ट जैसे देवनागरी लिपि नहीं बन गई थी, उससे पहले विश्व में कौन कौन सी लिपियां चलती थी, विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी, उनकी चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने यहाँ देखेंगे कि विश्व की लिपियां, विश्व की लिपियां, अब इनकी लिपियों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी लिपियां चलती थी। तो देखिए सबसे पहले जो लिपि चलती थी वो चलती थी चित्रलिपि। कौन सी लिपि चलती थी, ऐसे कैसे बनाना है आपको, विश्व लिपियां लिखकर फिर उसके नीचे लिखो चित्रलिपि। फिर चित्र के बाद में आई थी लिपि, उसका नाम था सूत्रलिपि। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, और इसके बाद प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि, उसके बाद भाव मूलक लिपि, भाव मूलक लिपि। फिर उसके बाद विकास हुआ अपने भाव मूलक के बाद भाव ध्वनि मूलक लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि। फिर उसके बाद विकास हुआ ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, यानी कि अलग अलग प्रकार की लिपियां होती हैं। तो विश्व की ये कुछ लिपियां हमने पढ़ी। देखिए इनको समझते हैं, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव मूलक लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि, और लास्ट में कौन से आते अपने ध्वनि मूलक लिपि। तो यहाँ से शुरू करते हैं इनको समझना कि विश्व की लिपियां कौन कौन सी हैं। तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सी आ रही है, चित्र लिपि। सबसे पहले कौन सी लिपि आई है, चित्रलिपि। यानी कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, अब लिखना नहीं है, फिर बाद में लिखाऊंगा आपको, गुफाओं या कह सकते हो आप शिलाओं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है उन पर, गुफाओं, शिलाओं, या जो जानवर होते हैं, जानवर या जानवरों की खाल, कि जानवरों की खालों पर। यानी कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाने या उनको समझाने के लिए जो गुफाएं होती थी ना, प्राचीन गुफाएं होती थी, बड़ी बड़ी चट्टानें, शिलाएं हुआ करती थी, या जानवरों की खालों का प्रयोग किया जाता था, उन पर कुछ चित्र बना देते थे। अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन जानवरों की खालों, गुफाओं आदि पर क्या कर देते थे, वो चित्र बना देते थे। तो वो कौन सी लिपि थी, चित्रलिपि। और ये जो चित्रलिपि है ये विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, चित्रलिपि। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, चित्रलिपि। और इसकी विशेषता क्या है कि प्राचीन समय में गुफाओं, शिलाओं, जानवरों आदि की खालों पर कुछ चित्र बनाकर इस लिपि के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता था। दूसरी लिपि आती है अपने सूत्रलिपि। कौन सी लिपि, सूत्रलिपि। देखिए सूत्रलिपि में क्या होता था कि मान लीजिए कोई रस्सी है या कोई कपड़ा है, कोई रस्सी है या कोई कपड़ा है, या तो उसमें रस्सी में कोई गांठ लगा देगा, या कपड़े में कोई चीजें बांधकर, अपन कह सकते हैं कपड़े में कुछ बांधकर या रस्सी में गांठ लगाकर उसके कोई डिसाइड कर लिया जाता था, यानी कि अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। अभी भी ये जो लिपि है चीन और तिब्बत में अभी भी चलती है, चीन और तिब्बत में अभी भी इसका प्रचलन है वर्तमान में भी। तो सूत्र लिपि में क्या होता था कि रस्सी हो या कोई कपड़ा, उसमें दो गांठ लगा दे, इसका मतलब ये होता है, चार लगा दे, इसका मतलब ये होता है। या कपड़े में मान लीजिए कोई उन्होंने दो मोती बांध दिए, या कोई मन के कोई पत्थर बांध दिए, कोई कीले बांध दी। इस प्रकार से वो क्या करते थे, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक भेजा करते थे। भाई चार कांटे लगा के भेज दी, भाई उसको दे देना, वो समझ जाता है उसका मतलब क्या होता है, भाई उन दोनों ने डिसाइड कर लिया इसका मतलब क्या होता है। तो वो क्या होती थी, कौन सी लिपि, सूत्र लिपि होती थी। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रतीक लिपि। कौन सी लिपि, प्रतीक लिपि। इसमें क्या होता था कि सूचनाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्रतीक निर्धारित कर देते थे। क्या कर देते थे, कुछ प्रतीक निर्धारित कर देते थे। सूचनाओं को भेजने के लिए कुछ प्रतीक डिसाइड कर लिए थे, तो भाई इस प्रतीक का मतलब ये होगा, इस प्रतीक का मतलब ये होगा। जैसे मान लो अभी वर्तमान में अपने एक प्रतीक है, आपको पता है पीले चावल भेजना, इसका मतलब क्या होता है, नोता। हाँ, पीले चावल अपने खास व्यक्तियों को पीले चावल दिए जाते हैं ना निमंत्रण के लिए, यानी उसको नोते से भी ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। तो पीले चावल का मतलब अपने आप ही समझ जाते हैं, कील पता से भेजना आदि, यानी कि ये कुछ प्रतीक समाज में निर्धारित कर लिए जाते हैं। वही कौन सी लिपि कहलाती है, प्रतीक लिपि कहलाती है। एक आती है अपने भाव मूलक
लिपि, यानी कि अपने भावों को, भाव मूलक लिपि में क्या होता है कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ चित्र बना देते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कुछ चित्र बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए कोई भी चित्र बना देता है। जैसे मान लीजिए भी, मान लो जैसे ये चित्र बना दिया, ये काय का चित्र है, ज्यादा ड्राइंग व्राइंग तो नहीं आती मुझे, ये सूरज का चित्र है, सूर्य का चित्र है। इसका मतलब वो समझ लेते हैं भाई, अब हमको गर्मी प्रकट करनी है, गर्मी का समय है तो सूरज का चित्र बना दिया, इसका मतलब समझ जाएंगे लोग भाई गर्मी है। मान लो जैसे कि ये है, ये उन्होंने ये बना दिया, अब इसमें से ये देखो बारिश हो रही है, आपको लग रहा होगा भाई बादल का चित्र है। तो मान लो वर्षा को प्रकट करने के लिए वो किसका चित्र बना देते थे, बादल का चित्र बना देते। तो ये सूर्य तो गर्मी, और मान लो वर्षा को प्रकट करना हो तो वे बादल का चित्र, यानी इस प्रकार से कोई चित्र बनाकर अपने भावों को प्रकट कर देते थे। भाई गर्मी बतानी है तो सूर्य का चित्र बना दो, बरसात बतानी तो बादल का बना दो, ऐसे कोई से कहीं भी चित्र बनाकर उनके द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है। उन्हें कौन सी लिपि कहते हैं, अपन भाव मूलक लिपि कहते हैं। एक होती है भाव ध्वनि मूलक लिपि। अब इसमें भाव और ध्वनि दोनों चीजें शामिल है। तो कुछ भावों को तो चित्र के द्वारा और कुछ भावों को ध्वनि के द्वारा, इनके वर्णों के द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। वो लिपि कौन सी लिपि कहलाती है, भाव ध्वनि मूलक लिपि, जिसमें कुछ भावों को तो अपने मतलब चित्र के द्वारा प्रकट कर दे, ये भाव मूलक, और कुछ भावों को मान लो ध्वनि के द्वारा प्रकट, यानी कि वर्णों के द्वारा प्रकट किया जाए तो भाव ध्वनि मूलक लिपि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, ऐसे एक चित्र बना रहता है, देखिए बढ़िया एक चित्र बनाते हैं हम, क्या है, हड्डियां है ना। अब यहाँ बीच में एक बूंद बना लो, और यहाँ लिख दो नीचे खतरा। तो देखो एक तो चित्र बनाया अपन ने, तो यहाँ पर हमने भाव प्रकट किया ना खतरे का, तो भाव ध्वनि मूलक, इसमें कुछ भावों को तो चित्र के द्वारा और कुछ भावों को वर्णों के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो कौन सी लिपि कहलाती है, भाव ध्वनि मूलक लिपि। लिखा रहता है ना डेंजर, खतरा, तो भाई जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो इसको देख के समझ जाए, भाई कपड़े ज्यादा हट के खड़िया हुआ होना, हाँ जब पढ़े लिखे तो पढ़ ही लेते हैं, तो दोनों के काम आती है। लास्ट वाली अपनी ध्वनि मूलक लिपि। तो ध्वनि मूलक लिपि है, उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। इधर लिख देता हूं मैं, ध्वनि मूलक लिपि को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिखते हैं ध्वनि मूलक लिपि। लास्ट वाली जो यहाँ है इसको मैं यहाँ बताता हूँ, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है इसमें अक्षरात्मक लिपि, कौन सी लिपि, अक्षरात्मक लिपि, और एक होती है इसमें वर्णनात्मक लिपि, वर्णनात्मक लिपि। अक्षरात्मक और वर्णनात्मक लिपि दो लिपियां होती है इसमें। तो अक्षरात्मक लिपि वो होती है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। अब अपनी हिंदी आपको पता है, इसमें स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है, लिखा जाता है नहीं लिखा जाता। तो हिंदी, अपने हिंदी की लिपि कौन सी, देवनागरी है ना। तो अब इसमें कौन सा जाएगी, देवनागरी। क्या आप कह सकते हो अब यहाँ कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। क्यों, क्योंकि इसमें अक्षरों को यानी कि स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए अपने देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक तो ये चल रहा है अपने देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है, वर्णनात्मक या अक्षरात्मक। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि, क्यों, क्योंकि इसमें स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है। दूसरी आती है अपने वर्णनात्मक लिपि, यानी कि ये वो लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिखा जाता। अब आपको बताऊं, अपने इंग्लिश अंग्रेजी में स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है। तो अंग्रेजी के लिए जो रोमन लिपि प्रयुक्त होती है, कौन सी लिपि, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि कौन सी लिपि है, वर्णनात्मक लिपि। तो ये अपन ने देखा ध्वनि मूलक लिपि, यानी कि इसमें संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, वो ध्वनि मूलक लिपि है। जो अपने लिखते हैं सब ध्वनि मूलक लिपि में लिखते हैं। तो इसके दो भाग है, तो अक्षरात्मक एक वर्णनात्मक। अक्षरात्मक में क्या आते हैं अपने, जिसमें स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है, वो अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। और अपने हिंदी जो है उसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है।
और वर्णनात्मक में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ये क्या, तुम, इंग्लिश में से तो लिखते हैं ना, अलग अलग लिखते हैं सारे स्वरों और वर्णों को, व्यंजनों को। तो वो कौन सी लिपि है? वर्णनात्मक, वर्णों के ऊपर निर्भर है और ये अक्षर बनते हैं, अक्षर दोनों को मिलाकर बनते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आपने कहा कि जो अंग्रेजी के लिए प्रयुक्त की जाती है रोमन लिपि, वो कौन सी लिपि है? वर्णनात्मक लिपि है। अब ये नोट्स लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये यहाँ पर भाई वर्णात्मक है, वर्णनात्मक नहीं है, वर्ण प्लस आत्मक, वर्णात्मक। तो अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो रूप होते हैं इसके, है ना, अक्षरात्मक। तो अब देखिए आप, देवनागरी लिपि का विकास कैसे, कहां से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली है उससे देवनागरी लिपि का विकास क्रमशः हुआ है। तो आपको लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद जैसे भाई जो ब्राह्मी लिपि है, तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे अपन, ये ब्राह्मी लिपि। फिर ब्राह्मी लिपि की कौन सी शैली? उत्तरी शैली। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली, और उत्तरी शैली की भी फिर आगे चलेंगे अपन कुटिल लिपि। कौन सी लिपि? कुटिल लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली की कुटिल लिपि। अब कुटिल लिपि से जो विकसित नागरिक, प्राचीन नागरिक थी, कुटिल लिपि से विकसित प्राचीन नागरिक, प्राचीन नागरिक के पश्चिमी स्वरूप, प्राचीन नागरिक का भी कौन सा स्वरूप? पश्चिमी स्वरूप। और इससे भी जाके विकास हुआ किसका? देवनागरी लिपि का। ये आपको ऐसा कैसा चार्ट बनाना है, ऐसे कैसे बना ले आप कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली या उत्तरी शाखा भी कर सकते हो आप इसे, उत्तरी शैली या उत्तरी शाखा। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली या उत्तरी शाखा की कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि से विकसित प्राचीन नागरिक के पश्चिमी स्वरूप से, पश्चिमी स्वरूप से किस लिपि का विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो हमने लिखा था कि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से क्रमशः देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ है। ये आपको ऐसा कैसा बना लेना है, ठीक है। अब आगे इसमें चलते हैं अपन, आप पढ़ेंगे इसमें कि ब्राह्मी लिपि है क्या, ब्राह्मी लिपि के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये बनाने के बाद आप लिख लो ब्राह्मी लिपि, हेडिंग डाल लीजिए ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये हेडिंग डाल लीजिए आप। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बात आती है कि इसका नाम ही ब्राह्मी लिपि क्यों पड़ा, भाई इसको ब्राह्मी ही क्यों करते हैं? तो अधिक दो मत हैं इसके। एक तो ये मत है इसका कि ब्राह्मी लिपि का विकास या ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से निकली है, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। दूसरा इसका मत दिया जाता है, ये तो एक मत हो गया। दूसरा दिया जाता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग ब्राह्मणों ने किया, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्राह्मणों ने किया, इसलिए भी इसे कौन सी लिपि कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि से कहा जाता है। फिर आगे एक चीज और आती है इसमें कि ये जो ब्राह्मी लिपि है इसका जो विकास मानते हैं वो सेमेटिक लिपि से माना जाता है। सेमेटिक यानी कि इस पर सेमेटिक लिपि का, सेमेटिक को एक नाम और देते सामी, कि ब्राह्मी लिपि पर सेमेटिक या सामी लिपि का प्रभाव भी पाया जाता है या इसका प्रभाव माना जाता है। दो चीजें हो गई कि ये ब्रह्मा के मुख से निकली इसलिए इसे ब्राह्मी कहते हैं, या दूसरा मत कहते हैं कि ये इसका प्रयोग सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया इसलिए इसे ब्राह्मी कहते हैं। और आता है कि इसके ऊपर सेमेटिक या सामी, जो पाश्चात्य विद्वान है पश्चिमी क्षेत्र के, वो मानते हैं कि इस पर सेमेटिक या सामी लिपि का प्रभाव भी पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है ये अपने भारत की प्राचीनतम लिपि है। हाँ, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि। अगर विश्व की प्राचीनतम लिपि पूछेंगे तो अपने वो पढ़ी थी चित्रलिपि। कौन सी लिपि? चित्रलिपि। और भारत की यदि प्राचीनतम लिपि पूछी जाए तो अपने कौन सी लिपि है? तो यहाँ याद हो जाएगा ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है और चित्र विश्व की, है ना। आगे देखिए इसमें इसके बारे में कहा गया है कि जो ब्राह्मी लिपि है ये आधुनिक जो अपने आधुनिक भारत की जो लिपियां हैं, आधुनिक जितनी भी लिपियां हैं उन सबकी जननी है। आधुनिक लिपियों
की जननी, यानी कि आधुनिक सभी लिपियों का जन्म किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर आता है कि इसका प्रचलन काल, यानी कि कब से कब तक चली थी ये? प्रचलन काल इसका 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका प्रचलन काल है। 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व। अगर बात की जाए कि ये लिपि जो है ब्राह्मी लिपि, इसके साक्ष्य प्राचीनतम इसके प्रमाण या साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य मिले अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती जिला। कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, जहां पर एक जगह है पिपरावा। कौन सी जगह है? पिपरावा। पिपरावा का एक स्तूप है कि कहा जाता है कि इसके प्राचीनतम साक्ष्य पिपरावा स्तूप स्तंभ से प्राप्त हुए हैं। और एक दूसरा इसका प्रमाण मिलता है अपने राजस्थान में। राजस्थान में अजमेर जिला है और अजमेर में एक गांव है बडली गांव। कौन सा गांव? बडली गांव। कि इसके प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से मिलते हैं इसके प्रमाण की ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की पिपरावा स्तूप स्तंभ से मिले हैं और एक मिले हैं राजस्थान के अजमेर जिले का एक गांव है बडली गांव। अब अपने जो लिख रहे हैं ये ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। ब्राह्मी लिपि से आगे जाकर कौन सी लिपि का विकास हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो लिखने की डिजाइन तो सबकी एक ही आएगी ना। तो हम जो ये लिखते हैं किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं? इस तरफ से इस तरफ लिखते हैं। तो इस तरफ कौन सी दिशा है और इस तरफ सॉरी इस तरफ कौन सा हिस्सा आएगा? दायां बायां किधर आएगा? भाई ये ऐसे लिखते हैं ना अपन। इधर कौन सा है? बायां। इधर कौन सा है? बायां। और इधर कौन सा है? तो इसके लिए अपन एक बात ये लिख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। अब ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ वो 3 सोपानों में हुआ। कितने सोपानों में? यहाँ थोड़ी दिख रहा होगा इधर, ठीक है? अच्छा, ब्राह्मी लिपि का विकास 3 सोपानों में हुआ। कितने सोपानों में हुआ? 3 सोपानों में हुआ। 3 सोपान। अब 3 सोपान कौन से देखिए इसके, यहाँ दिख रहा है इसमें। ब्राह्मी लिपि का विकास 3 सोपानों में हुआ है। पहला सोपान माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसका दूसरा सोपान माना जाता है, यहां लिख देते हैं बौद्ध काल। बौद्ध काल दिख रहा है। तीसरा सोपान यहां लिख देते हैं इसका तीसरा सोपान माना जाता है गुप्त काल। गुप्त काल, यानी कि ब्राह्मी लिपि का विकास 3 सोपानों में हुआ। कितने सोपानों में हुआ है? 3 सोपानों में। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मी लिपि का विकास वैदिक काल में ही प्रचलित था, यानी कि ब्राह्मी लिपि का प्रचलन वैदिक काल में शुरू हो गया था। और दूसरी बात आती है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें इसका लेखन किस पर किया जाता था? या तो भोजपत्रों पर किया जाता था या जानवरों की खालों पर किया जाता था। जानवरों की खालों पर, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में ऐसा काल जिसके प्रमाण नहीं मिले हो, ऐसा काल जिसके प्रमाण नहीं मिलते। प्रागधन इतिहास प्लस 1, तो प्रागैतिहासिक काल वैदिक काल में शुरू हो गई थी ब्राह्मी लिपि। और इसका उस समय जो लेखन किया जाता था ऐसा माना जाता है कि भोजपत्रों या जानवरों की खालों पर ही इसको लिखा जाता था। और कहते हैं कि इसके कोई भी साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त नहीं है, इसके कोई भी साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर आता है अपने बौद्ध काल, कि बौद्ध काल में जो ये यहाँ पर लिखा ना अपने दो चीजें लिखी हुई आपने, पिपरावा और एक बडली, कि बौद्ध कालीन समय में जो ब्राह्मी लिपि का विकास होता था उसके साक्ष्य इन्हीं से मिले हैं, पिपरावा और बडली गांव। यानी कि बौद्ध कालीन समय में ब्राह्मी लिपि का विकास होता था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो साक्ष्य मिले हैं सबसे प्राचीन वो यही है, पिपरावा जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की जगह है वहां का स्तंभ है, और एक अजमेर जिले का बडली गांव है। इनसे पता चलता है कि बौद्ध कालीन समय में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था या उसका विकास हो रहा था। तीसरा नंबर आता है, यहाँ से सेकंड में क्वेश्चन आया था एक बार गुप्त काल से। ध्यान दीजिए कि गुप्त काल में आकर के जो ब्राह्मी लिपि है 2 भागों में, इनकी इसकी 2 शाखाएं हो गई। गुप्त काल में आकर ब्राह्मी लिपि की कितनी शाखाएं हो गई? एक क्वेश्चन आया था कि ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं किस काल में हुई थी? गुप्त काल में कि बौद्ध काल में? तो किस काल में? गुप्त काल में। यानी कि एक तो हो गई इसकी उत्तरी शाखा, कौन सी शाखा? और एक कौन सी हो गई? दक्षिणी शाखा। तो अपने किस शाखा से हुआ? देखो यहाँ उत्तरी से लिखी, यानी कि उत्तरी शाखा की
से देवनागरी लिपि का विकास यानी गुप्त काल आते ही यहाँ पर क्या हो गई, दो शाखा हो गई, जिसकी एक तो उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। तो अपने को क्या याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि का विकास गुप्त काल में आकर, सॉरी गुप्त काल से जो उत्तरी शाखा निकली इससे हुआ, दक्षिणी शाखा से नहीं हुआ, उत्तरी शाखा है उत्तरी शैली से हुआ है। अब इन सबको लिख लीजिए आप एक बार। अब आप पढ़ रहे हैं खरोष्टी लिपि। मैं इसका नाम खरोष्टी क्यों पढ़ा, इसके दो कारण मानते हैं। एक तो मानते हैं खर प्लस औष्ठ, है ना, खर प्लस औष्ठ, इनके खर कहते हैं गधे को, औष्ठ का मतलब उसके होठ, कि जो गधे के होठ होते हैं, देखिए आपने कितने बढ़िया होते हैं, हाँ बढ़िया ही तो थे बेचारे, हाँ कहीं से भी पकड़ो पकड़ लेते हैं। जो गधे के होठ होते हैं उसी के समान इसके वर्णों की आकृति क्या होती है, वर्णों की आकृति बेढंग होती है। इसके वर्ण होते हैं ना वो एक तरह से बेढंग से होते हैं, बड़े बड़े से उटपटांग से होते हैं, यानी कि गधे के होठों के जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खरोष्टी पड़ गया। दूसरा मत मानते हैं कि ये जो लिपि है ये गधे की खाल पर लिखी जाती थी, इस पर गधे की खाल पर लिखी जाती थी, इसलिए इसे खरोष्टी नाम दिया गया। ये हो गए बेकार सी बातें, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, गधे की खाल पर गधे के होठ जैसी आकृति थी, ये नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसके प्राचीनतम जो साक्ष्य है या प्रमाण है वो कहां से मिले हैं। दो चीजें आती है, एक सहबाज गढ़ी है और एक मनसेरा है, कि इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, सहबाज गढ़ी और एक जगह है मनसेरा, सहबाज गढ़ी और मनसेरा। तो खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम साक्ष्य सहबाजगढ़ी और मनसेरा से मिले हैं। फिर आगे आता है कि इसका प्रचलन काल क्या है, प्रचलन काल यानी कि ये कब से कब तक चली थी। इसका प्रचलन काल था ब्राह्मी लिपि के समकक्षी ही स्टार्टिंग हुई थी है, और इधर 500 ईसा पूर्व से ये चली थी 200 ईसा पूर्व तक, यानी कि उससे ज्यादा समय ले सकते हैं 350 के बाद, यानी कि उल्टा चलता है इसमें कि 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, प्रचलन काल था। अब वो जो अपने ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से सॉरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन ये जो लिखी जाती है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब सोचो ना हाँ उसकी तरह, तो ये उल्टी यानी कि इसकी लिखावट कैसे है, दाएं से बाएं, यानी कि इधर से इधर लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। फिर आगे आता है कि ये जो लिपि है इसका विकास है किससे माना जाता है, अरमेइक लिपि से। अरमेइक लिपि का प्रभाव इस लिपि पर देखा जाता है, और उसका ब्राह्मी लिपि पर किसका, सामेटिक या सामी लिपि का प्रभाव और इस पर देखा जाता है अरमेइक या अरमाइक लिपि से, अरमाइक भी कहते हैं, अरमेइक या अरमाइक लिपि का प्रभाव इस पर देखा जाता है। बस ये 4-5 बातें लिख ली अपने को कि खरोष्टी लिपि गधे के होठों के समान इसके वर्णों का आकार, इसलिए इसे खरोष्टी कहते हैं। एक आता है कि गधे की खाल पर लिखी जाती थी इसलिए खरोष्टी कहते हैं। फिर आगे हमने देखा कि इसका प्राचीनतम साक्ष्य सहबाजगढ़ी और मनसेरा से प्राप्त हुए हैं। प्रचलन काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में। फिर ये ब्राह्मी से उल्टा कर लो, ब्राह्मी तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और इस पर अरमेइक या अरमाइक लिपि का प्रभाव देखा जाता है, और उस पर सामेटिक या सामिका देखा गया था। अब लिखो इनको, देखिए देवनागरी लिपि के नामकरण के प्रमुख आधार, देवनागरी लिपि के नामकरण के प्रमुख आधार, यानी कि जो देवनागरी लिपि उसका नाम देवनागरी ही क्यों पड़ा, इसके क्या क्या आधार मिलते हैं, क्या क्या मत देते हैं विद्वान, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो ये सारे मत इसी के, इसका नाम की देवनागरी क्यों पड़ा। पहला मत दिया गया कि देव का मतलब देवता होता है, एक तरह से देव मतलब देवता होता है ना, तो कि देवनगर काशी यानी कि देवताओं की नगरी काशी में प्रयुक्त होती थी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। भाई देवताओं की नगरी थी काशी, वहां वाराणसी काशी वगैरह, तो वहां पर ये प्रयुक्त की जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ गया। दूसरा बताता है कि देव भाषा संस्कृत, संस्कृत देवताओं की भाषा थी,
भाई सभी भाषाओं की जन्म तो संस्कृत ही है, तो स्टार्टिंग वहीं से हुई। तो देव भाषा यानी कि संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा गया है कि देवताओं की भाषा संस्कृत को लिखने में प्रयुक्त होती थी। भाई देवताओं की भाषा थी संस्कृत, उसको इसी लिपि में लिखा जाता था, इसलिए इसको देवनागरी यानी कि देवताओं की बोली कहा गया, देवताओं की लिपि कहा गया कि देव भाषा संस्कृत को लिखने के लिए प्रयुक्त होती थी, इसलिए भी इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। तीसरा मुख्य इसका आधार आता है कि वर्णों की बनावट तांत्रिक चिन्ह देवनगर यानी कि देवनगर का कोई ऐसा चिन्ह जिससे मिलती जुलती थी, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा गया। चौथा मत है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार, कौन सा ग्रंथ? ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि यानी कि वो जो ग्रंथ है ना उसमें नाग लिपि वर्णित है और उससे विकसित हुई माना जाता है। कि लोग कहते हैं भाई वो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार उसकी जो लिपि थी कौन सी? नाग लिपि थी, और ये उसी से विकसित हुई यानी कि नाग लिपि का विकसित रूप भी कौन सा हो गया? देवनागरी हो गया। यहाँ ये नाग से लिया इन्होंने इसका अर्थ कि यही लिपि आगे जाकर कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी हो गई। और अंतिम में इसका मत यह आधार है कि वर्णों की बनावट नागर स्थापत्य शैली के समान है, कि इसके जो वर्ण है ना उनकी बनावट किसके समान है? नागर स्थापत्य शैली के समान है, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो 4-5 मत हैं। पहला होता है कि देवनगर काशी में प्रयुक्त होती थी इसलिए देवनागरी कहा। दूसरा है देवभाषा संस्कृत को लिखने में प्रयुक्त होती थी इसलिए देवनागरी कहा। तीसरा है कि इसके वर्णों की बनावट तांत्रिक चिन्ह देवनगर से मिलती जुलती थी इसलिए देवनागरी कहा। चौथा कि बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार, वहां उसमें जो वर्णित है नाग लिपि उसका विकसित रूप माना जाता है। और लास्ट है कि इसके वर्णों की बनावट नागर स्थापत्य शैली के समान है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब आगे चलिए।